मियां नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत फराहम न करना जुर्म है, मियां शहबाज शरीफ का बयान। हुकूमत ने भारतीय पायलट को हवाले करने में जल्दी की, बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। भारतीय पायलट को कौमी मफाद में रिहा किया, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का जवाब दिया, DGISPR का CNN को इंटरव्यू। पाक भारत कशीदगी का खात्मा कैसे मुमकिन है, पूछेंगे वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी से, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी से। A very warm welcome to the show। पिछले 2 हफ्ते पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हफ्ते गुजरे हैं। हुकूमत फोर फ्रंट पर थी और हुकूमत को बहुत सारे खतरात का सामना था जो कि मुल्क से बाहर के खतरात थे। एक बड़ा एग्रेसिव नेबर आगे बढ़कर हमारी सालमियत को चैलेंज कर रहा था। ऐसे वक्त में क्या क्या होता रहा हम आपको रिपोर्ट करते रहे, लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हैं, सवालात हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, एंड सीनियर सलीम साफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारे मामला हैं बट वी विल स्टार्ट जो अभी तक होता रहा है। मुसलसल हमने देखा झूठ बोल रहा था भारत, लेकिन हमने देखा अब इंटरनेशनल मीडिया पे इस पे बात कर रहे हैं। मसलन आई विल शो टू द ऑडियंस आल्सो, आज गार्डियन ये लिख रहा है कि माहिरीन ने सैटेलाइट तस्वीर के जायजे के बाद भारतीय दावों पर शकूक और शुबहात का इजहार किया है। अटलांटिक काउंसिल की डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च लैब के मुताबिक भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक से पहले और इसके बाद की सैटेलाइट तस्वीर का मवाजना किया गया। नतीजे के मुताबिक जिस मकाम पर हरियाली थी इस जगह धमाके का असर नजर आया, लेकिन करीब मौजूद इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली ये रिपोर्ट आपको रॉयटर्स की वेबसाइट पर भी नजर आएगी, वो भी यही कह रहे हैं। सो फवाद चौधरी साहब, भारत में भी सवाल उठ रहा है कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत के मौक़िफ़ की तायीद नहीं हो रही, उनसे सवाल हो रहा है। आप लोग इसको कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कम ही मौके आए हैं जब हमने जोश के बजाय होश से काम लिया है, और ये भी एक ऐसा मौका था जहां पर हमने होश के दामन को नहीं छोड़ा। बड़ा मुश्किल था, जिस तरह के फ्रैंकली स्टेटमेंट्स आते हैं, आ रहे थे नरेंद्र मोदी के और अब भी आ रहे हैं, और कुछ जो भारत का मीडिया ने जिस तरीके से पेश किया, इसको पीना मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान लीडरशिप, बोथ सिविल एंड मिलिट्री। बड़ा उन्होंने तहम्मुल से, बर्दबारी से काम लिया है। एक जो नैरेटिव जो इस वक्त अब हमारे सामने बना है, एक जब ये तनाज़ा शुरू हुआ था तो नैरेटिव था कि देखें पाकिस्तान से ऐसी चीजें होती हैं, पाकिस्तान को रोकनी चाहिए, ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लाइक डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज सेइंग कि इंडिया इज एंग्री, इंडिया इज राइटफुली एंग्री। सबने ये अगले जो है ना तकरीबन 48 घंटे ये नैरेटिव था। उसके बाद से नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू हुआ, और उसके बाद अब आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख रही है और कह रही है कि ये जो नरेंद्र मोदी और उनकी जो एंड को जो हैं, दे वर ऑलमोस्ट ब्रॉट द वर्ल्ड एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, और पाकिस्तान ने इनको बचाया। पाकिस्तान ने जो है वो एक किरदार अदा किया। इमरान खान का जो कद है दुनिया में वो बहुत बड़ा है, हमारा पाकिस्तान का कद दुनिया में बहुत बड़ा है। डू यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि इस नैरेटिव को आप आगे कैसे लेके चलें? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। अब आप देखिए कि इसमें जो हमारे देखिए स्ट्रेटजी, फ्रैंकली जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के होते हैं ना डिसीजंस, उनसे निकलती है। इस नैरेटिव को जो बनाया है बहुत अच्छा बना है, इसको कंक्लूड भी हमने करना है, और कंक्लूड करने के लिए जो हमने इकदाम लिए हैं, कल भी लिए हैं, आज भी लिए हैं, ये दुनिया इनको बड़े मुस्बत तरीके से ले रही है। जो हमने इकदाम लिए हैं अपने अंदर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, हम जो इकदाम ले रहे हैं, ये बड़े मुस्बत तरीके से इसको आगे जाने की जरूरत है। हमें हम देखें, हम कमिटी ऑफ द वर्ल्ड के मेंबर हैं, फैटफ की हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उनको पूरा करना है, उनको पूरा करना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में बन गई थी वो ये बन गई थी, आप और साफी साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम जब अपना पासपोर्ट रखते थे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो वो एक दफा तो घबरा ही जाता था कि पाकिस्तानी मेरे जा रहे, अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या करेगा। दिस इज द काइंड ऑफ हम नारी हवा बन गई थी। हमने इसको तब्दील करना है।
हम इसमें कामयाब हो रहे हैं, हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं, जो मुल्कों को हमने खोला है, पाकिस्तान को खोला है दुनिया के लिए, वो एक बड़ा मुस्बत फैसला है। ये कार्रवाइयाँ बड़ी मुस्बत फैसला है, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। Right. तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के कालाधन तंजीमों पे हम डिटेल में बात करेंगे, वो एक अलग बड़ा अहम टॉपिक भी है। सलीम साफी साहब, किस तरीके से हुकूमत ने हैंडल किया, खास तौर पे फवाद चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको कितनी एक्टिव नजर आई? बहुत मुश्किल वक्त था पाकिस्तान का। मैंने ख्याल में मजमूई तौर पर बेहतर हैंडल किया, और जो कुछ हुआ उससे खुद हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का ग्राफ भी ऊपर गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्राफ भी ऊपर गया है। और जो एक हमारे लिए ज़ाती वो है, वो ये कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया का ग्राफ भी ऊपर चला गया। yes, by default। उससे पहले आप देखें कि हम खुद भी वो रोना रो रहे थे कि हमारे मीडिया का जो हशर हो गया था, और क्रेडिबिलिटी का भी मसला पड़ गया था, तकसीम भी आ गया था, हम अफरात व तफरीद के भी शिकार हो गए थे। और फिर ये थे कि जब से इनकी हुकूमत आई थी, तो फिर ये और कुछ ताकतवर इदारे मिल के हमसे जान छुड़ाना चाह रहे थे। और लेकिन इंडियन मीडिया का जो नक्शा सामने आ गया, तो वो उसने हमें बख्शवा दिया। कम से कम इन लोगों को भी एहसास हुआ होगा कि यार नहीं, ये मीडिया इतना ख़राब है भी नहीं, और ये इसकी मुल्क की ज़रूरत भी है, और इसको मुकम्मल दबाना या एलिमिनेट करना नहीं चाहिए। और ख़ुद शायद बाकी लोगों की नज़रों में भी दुनिया की नज़रों में भी हम बेहतर हो गए। अब देखें कि इंटरनेशनल मीडिया भी, इवन आप अल जज़ीरा की रिपोर्ट को देखें, बाकी वो जब हमारे मीडिया और उनकी मीडिया को मुआवजा करते हैं तो हमें बहुत बेहतर करार देते हैं। अच्छा ठीक है कि इस मामले में आप देखें कि झूठ बोलने के लिहाज से, ठीक है, इंडिया पाकिस्तानी मीडिया ने भी कौम के वसीतर मफाद में कुछ न कुछ मसलहतों से काम लिया होगा, लेकिन झूठ का कि जो दुनिया ने फिर झूठ साबित किया हो, उन्होंने जो उनकी हुकूमत का भी हर मामले पे झूठ साबित हो गया, हमले से लेके मसलन हुकूमत ने भी झूठ बोला, मीडिया ने भी झूठ बोला कि ये पाकिस्तान से हमला कराएगा। अगर हमें कोई कहता है कि 300 लोग मर गए हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तानी मीडिया में कोई चला देता है ये बात बगैर कॉन्फर्मेशन के कि चला सकते थे? नहीं, देखें, हम चला देते और किया जाता है इसी तरह के मामलात हमसे भी करवाए गए हैं माजी में कौम के वसीतर मफाद में, लेकिन वो हम सिर्फ स्टेट का मौक़िफ़ रखते, ये नहीं कि मैं खुद जाके, मसलन हमें माजी में बताया गया कि नेक मोहम्मद जो ड्रोन में मारा गया था, लेकिन हमें बताया गया था उस वक्त DGISPR की तरफ से कि जी वो हमारी कार्रवाई में मारा गया है। लेकिन हमने अगर उसको किया भी तो हमने ये कहा कि हमारा DGISPR ये कह रहा है, ये नहीं कि जी मेरी अपनी तहकीक है। वो इंडियन जर्नलिस्ट तो इस तरह कर रहे थे कि जैसे वो खुद आके बालाकोट में उन्होंने 350 लाशें गिनी हैं, वो झूठ साबित हुआ। फिर अगर वो अपनी तहकीक करते तो उनको भी पता चलता कि पुलवामा में पाकिस्तान या यहाँ की किसी तंजीम का वो नहीं है, लेकिन हुकूमत से ज़्यादा उन्होंने उस झूठ को फैलाया। फिर मीडिया का जो मजमूई काम है कि अमन के लिए काम करे, और वो बड़ा इस चीज़ का अपनी फिल्म इंडस्ट्री का और मीडिया का बड़ा वो क्रेडिट लेते थे। लेकिन उन्होंने जो जंगी जुनून पैदा किया, वो यानी वो गठिया सियासतदानों से भी बढ़ के उन्होंने वो लहजा इस्तेमाल किया। और उसके बाद झूठ भी बोला, एस्केलेशन में भी किरदार अदा किया, और अब भी जो खिफ़त है जो उनकी हुकूमत को फेस करना पड़ा। लेकिन मैं इससे बढ़ के ये समझता हूँ, लेकिन मैं 2015 में इंडिया गया था एक ट्रेक के सिलसिले में। वापस जब आया तो मैंने 3 उस वक़्त आर्टिकल लिखे थे, एक उनकी मीडिया के बारे में, दूसरा मैंने उनके मुतकब्बिराना रवैये के बारे में, और तीसरा उस वक़्त मैंने ये लिया था कि नाम भी उसका ये था उन्वान के मोदी पाकिस्तान के मोहसिन। ठीक, मेरा ये उस वक़्त अंदाज़ा था कि शायद ये हो गया। एक तो अल्लाह ने ये किया, जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप होती है वो अपनी कौम के लिए मुसीबत बन जाती है, और मुखालिफ के लिए तो जो उनका रवैया था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुछ बहुत पॉजिटिव ट्रेंड को एक दिन पहले भी पार्लियामेंट में लड़ाई, बाकी उसने हमारे पॉलिटिकल उसको यूनाइट कर लिया, उसने हमारे मीडिया में भी इत्तेहाद वो कर लिया, हमारे मुख्तलिफ तबकात में भी, हमारे फोर्सेस के मोराल को और उनके साथ लोगों की मोहब्बत और उसको भी बढ़ावा दे दिया। उससे बढ़ के उस पे तो हमें थैंक यू मोदी। हाँ, तो मैंने पहला जो उसका उन्वान भी था, शुक्रिया मोदी। आई थिंक ये एक आइडिया है कि थैंक यू मोदी का हम शुरू कर सकते हैं। हुकूमत को, हमारे इन दोस्तों को और प्राइम मिनिस्टर साहब को हकीकत पसंद भी बना दिया।
ओके, हकीकत पसंद की बात करते हुए, इससे पहले कि हम आए कलअदम तंजीमों पे, जो बात साफी साहब ने की, ये एक तासुर जा रहा था, जो भी वजह थी, आप कहते हैं उसकी रीजन देते हैं कि क्या वजह थी कि मीडिया कर्टेल हो रहा है। ये एहसास हुआ है कि जैसा भी है, बुरा भी लगता होगा मीडिया, लेकिन जरूरत है एक नेशनल नैरेटिव बनाने के लिए, दुनिया से सवाल करने के लिए आपको हमारी जरूरत है, ये फील हुआ आपको? देखिए, मीडिया तो हर जगह जरूरत होती है, हुकूमत की जरूरत नहीं है, ये तो सोसाइटी की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है। हुकूमत का ये बात साफी साहब ने तो ऐसे फैशन के तौर के ऊपर डाल दिया ना कि हम कर्टेल करना चाह रहे थे। पाकिस्तान की है, पाकिस्तान हम कर्टेल नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल गलत बात है सलीम साफी साहब की। हमने तो का अमल काफी सालों से शुरू हुआ था, कोई कर्टेल नहीं कर रहा, सिर्फ देखें ये फैसिलिटेटर नहीं देखिए वो कर्टेलमेंट का अगर आप ये कहते हैं, सिर्फ आपका जो मुतालबा जिससे मैं कम अज कम इतफाक नहीं करता, वो ये मैं इतफाक नहीं करता कि सरकारी खजाना हम डोल आउट करें मीडिया के ऊपर कि वो अपना बिजनेस चला, जो कि अभी इल्जाम लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बड़े पैसे लगाए। ये वाला काम तो पीएमएलएन पहले कर रही थी, बीजेपी अब इंडिया में कर रही है। ये जो मॉडल है ना कि हुकूमत पैसे डाले मीडिया को अपने काम कराने के लिए, वो मीडिया है भी नुकसानदेह। ये बात इनकी ठीक है, इसको मैं सिर्फ अपोज करता हूँ, बाकी तो मीडिया आजाद है पाकिस्तान का, कि मीडिया किससे जो है वो मुकाबला। जो कलअदम तंजीमों के ऊपर आए, और ये बात सच है कि पाकिस्तान में हर तरह का सवाल भी होता है, आप लोगों से हर किस्म का सवाल होता है। कलअदम तंजीमों पे नैप्स इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये हमारा था कि हम जरूर करेंगे। पहले भी कई दफा वादे हो चुके, स्टार्टिंग फ्रॉम मुशर्रफ साहब, अब हम फिर जब ये कर रहे हैं तो एक तासुर ऑटोमेटिकली बन रहा है कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि जो भारत में हुआ था। और दूसरा इससे भी है, मेरे ख्याल से तासुर बनता भी है तो हमें फिर भी करना चाहिए, लेकिन क्या हम इस दफा ऑल द वे जाएंगे? क्या हम इंश्योर करेंगे कि दोबारा हम इल्जाम न लगे कि आप फिर इनको कलअदम करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस तासुर को नहीं मानता कि ये पहली बार हम कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोसेस, पहले तो देखें आप थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आप देखें ना, तो ये बनी थी लेट 70s में, अर्ली 80s में। ठीक है। उस वक्त पूरी दुनिया का ये ख्याल था, पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क थे उस वक्त के, अमेरिका हो गया, अरब मुल्क हो गए, तमाम इस्लामी ब्लॉक हो गया, कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का मुकाबला करना जरूरी है। ठीक है। और उस वक्त हमने एक पॉलिसी बनाई दुनिया की मदद से, और अफगानिस्तान में लड़ने के लिए जहादी तंजीमों को हमने सपोर्ट किया। राइट। उस वक्त जो उनका लिटरेचर था वो भी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी यूएसए से बनकर आता था। उनका असलहा भी सारा जो है वो पूरी दुनिया उसको स्पॉन्सर करती थी। सऊदी अरब बहुत बड़ा स्पॉन्सर था इन सारे मामलात का। उस वक्त जहादी तंजीमों का अमेरिका बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, यूके बहुत बड़ा स्पॉन्सर था। 9/11 के बाद एक सिचुएशन तब्दील हो गई। 9/11 को भी बहुत साल हो गए। मैं आपको इस तरफ आ रहा हूँ। 9/11 के बाद दुनिया ने कहा कि ये पॉलिसी नहीं चलेगी। ठीक। 2002 में सलीम साफी साहब का तो चूंकि सब्जेक्ट है ये और बड़ा क्लोजली उन्होंने स्टडी किया है, ही विल एग्री विद मी कि 2002 में हमने सबसे पहले पॉलिसी रिवर्सल की जब परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ। राइट। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले हम कह तो रहे थे निकल ली। नहीं किया था, दुनिया में हम थे। अच्छा, उसके बाद हमने पहला फेज, 3 फेज थे। पहला फेज था जब अफगानिस्तान के अंदर की जहादी तंजीमों से हमने अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, ओके। दूसरा फेज आया जब 2014 में एपीएस हुआ। राइट। उस सानहे के बाद, इसके बाद हमने पूरी जो हमारी सियासी लीडरशिप है, हमने फैसला किया कि हम हर तरह की तंजीमों से अपना हाथ खींच लेंगे और हम बिल्कुल जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सॉइल से कोई जो है वो मामला। सो ऑपरेशंस हुए। फाटा मर्जर इटसेल्फ नेशनल एक्शन प्लान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको अंडरमाइन किया जाता है, उस तरह से देखते नहीं है। वरना ये देखिए, ये तारीख में पहली बार फाटा जो है वो एक मेन स्ट्रीम हुआ है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है नेशनल एक्शन प्लान की। वहाँ पे जो मामला है उनको अब बेहतर करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो एक सेकंड चैलेंज है, उसको देखेंगे। इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन ठीक है, लेट्स टेक क्रेडिट फॉर दैट। थर्ड फेज, अब ये जो मामला है जो अब चल रहा है, ये बेसिकली सेकंड फेज ही का हिस्सा है जो 2014 से शुरू हो चुका था। अब हमारे उसमें इशू क्या था? उसमें इशू ये है कि बहुत सारे मामला एडमिनिस्ट्रेटिवली रह गए हैं, 100% चीजें एग्जीक्यूट नहीं हुई। मिसाल के तौर के ऊपर कई ऐसी तंजीमें हैं जिनको कोशिश की गई कि मेन स्ट्रीम किया जाए, मेन स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। You agree with that कि मेन स्ट्रीम कर दिया जाए? नहीं, उसके लिए वो तो कोई हल नहीं है ना, सिर्फ सीक्वेंस आपने बनाना है। कुछ को करके आपने मजीद न्यू मॉन्स्टर्स बना दिए। नहीं, वो देखें, हमने एग्जैक्टली जो बात है ना,
सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उनको डीवेपनाइज करना है। ठीक। देखो पीपल्स पार्टी है, PMLN है और हम है PTI। हम लोगों की तो कोई मिलिटेंट मिलिशियस नहीं है। ठीक। तो जैसे कराची में हुआ कि MKM के पास असलहा था, बाकी सब निहत्ते थे। ठीक है। तो MKM ने डोमिनेट कर, किसी को निकलने नहीं देते थे। पॉलिटिक्स क्या होनी थी? सो पॉलिटिक्स में अगर किसी ने मेन स्ट्रीम होना है तो पहली शर्त ये है कि आप डीवेपनाइज होंगे। ठीक है। और आप सरेंडर करेंगे रियासत के रिट के आगे। ठीक। सो उसके लिए आपको एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी चाहिए। आपने इनके फंड्स ब्लॉक करने हैं, आपने जो लोग हैं उनको इकोनॉमी में शामिल करना है, उनको रोजगार भी देना है, सब कुछ करना है। सेकेंड फेज ये है कि उनको आपने डीवेपनाइज मुकम्मल करना है और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। और मैंने पहले भी बात बताई थी, 2 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी बड़ी अहम, जिसमें ये बात बताई गई थी कि हम ये करने जा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक है कि भारत में जो हमला हुआ उसकी टाइमिंग मैच फैसला कर लिया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो जनवरी में हुई और उसमें ये सारे फैसले हो गए थे। राइट। और उसके बाद ही की एक मीटिंग जो जर्नलिस्ट के साथ हुई उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कल अदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला पाकिस्तान की स्टेट ने कर लिया। सलीम साफी साहब, कितना ज़रूरी है कि हम ये कर भी दें और कितना पुरइत्माद है कि ये हो जाएगा? देखें, एक तो जो पस मंज़र फवाद चौधरी साहब ने बयान किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ज़माने में अमेरिका की सरपरस्ती में, अमेरिका के वसाइल से, अरब दुनिया की मुकम्मल बैकिंग के साथ पाकिस्तान ने इस जिहादी नैरेटिव को, उसके पीछे पूरा एक फलसफा, क्लिंटन साहब भी कह चुके हैं, हाँ, लिटरेचर लिखा गया, इवन हॉलीवुड की मूवीज बनाई गई, रैम्बो फर्स्ट, रैम्बो सेकंड, जो इन लोगों को हीरो साबित करते थे। एक ज़माना ऐसा था कि जो अफगान मुजाहिदीन के जो लीडर थे उनके सिंपल इसी तरह वाइट कागज़ पे एक चिट से अमेरिकी वीज़े इशू होते थे। राइट। गुलबदीन हिकमतयार और इन लोगों के उससे तो जो था वो हम तो सब ने मिल के किया था। अब जब अमेरिका को उसकी ज़रूरत बंद हो गई, अब वो ख़त्म हो गई और वो चला गया, तो उसके बाद हमें फिर ये करना चाहिए था कि हम भी उस चीज़ों से तायब आते। ठीक। लेकिन जब दुनिया ने छोड़ दिया, हमने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, कुछ अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में, कुछ कश्मीर के कंटेक्स्ट में। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद वो रियासत की गलती थी, क्योंकि यहाँ से जो तंजीमें जिन्होंने ये नारे लगाए और जिन्होंने ये सब कुछ किया, उसने कश्मीर काज को, ठीक है उन लोगों ने नेकनीयती के साथ किया होगा, जो लोग अपनी ज़िंदगी का कुर्बानी देते अजीम लोग थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर काज को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया। ठीक है। फिर 9/11 के बाद हमारे लिए एक दूसरा मौका आ गया। ठीक है। और 9/11 के बाद दुनिया के साथ हमने ये कमिटमेंट भी कर ली। लेकिन उसके बाद भी हम इफ्स एंड बट्स से काम लेते रहे। मसलन पहले मुशर्रफ साहब कहते थे कि जी पख्तूनों को उधर रहने दें, मॉडरेट तालिबान को ये कर दे, फलां कर दे। जो मसला आ जाता है वो ये कि इस मसले को बाज़ औक़ात हम पाकिस्तान के अंदर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और सिविल मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये फैसला भी पहली मरतबा नहीं हुआ। जिस तरह फवाद साहब ने कहा कि 9/11 के बाद एक मरतबा मुशर्रफ साहब पे हमले का, क्योंकि मुशर्रफ साहब को यकीन था, उसने अपने DGSIs को बताया भी था कि मुझ पे हमला जैश मोहम्मद ने करवाया है। उन्होंने फिर कही, अगर वो मुल्क के लिए ना करते तो अपनी ज़ात के लिए भी दोबारा वो करते। ठीक है। फिर उसके बाद मुंबई के बाद इसी तरह के हमारे वज़रा और उनकी तरफ से ये बयानात आ गए। फिर जब नेशनल एक्शन प्लान बना 2 APS के बाद, उसमें तो फिर ये कह रहे थे कि हम, लेकिन उन सब कुछ के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान और उस कमिटमेंट के बाद भी हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में एक तंजीम एक नाम के साथ सामने आ गई और पहले से ज़िमनी इलेक्शन में, और हर किसी को पता था कि वो मुस्लिम लीग, इनको क्रेडिट दें, इन्होंने एक्शन ले लिया फिर उनके बाद जब कि इनकी गवर्नमेंट को वो मुस्लिम लीग, अभी आप मैं लब्बैक की बात नहीं कर रहा, अच्छा आप एक और को जो लाहौर में, और हर किसी को पता था कि उनको मुस्लिम लीग नून को ख़राब करने के लिए ये किया जा रहा है। अवामी तरीका, मॉडरेट टाउन का नहीं, अवामी तरीका नहीं, ये जो लश्कर तैयबा ने मिली मुस्लिम लीग बनाई। अच्छा, फिर यहाँ पे भी, अच्छा मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद इन तंजीमों के ख़िलाफ़
कार्रवाई का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम आ जाते हैं कि भाई हम उससे मुराद ये देते कि इनको कुचल लो, इनको ये कर लो। नहीं, वो नहीं होना। अच्छा, डीवेपनाइज जो मैं इस पे कहता हूं कि भाई आप तमाम लोग, एक तो ये कि तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत ये फैसला कर ले कि हमने किसी भी सूरत, किसी भी शक्ल में इन लोगों को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इदाराजाती ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसको टूल के तौर पर नहीं वो करना है। हमने इस मसले को एड्रेस करना है। ठीक है। दूसरा, वो एक सिविल मिलिट्री एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी बननी चाहिए कि हमने इन लोगों को मेन स्ट्रीम करना है, राइट, या हमने इनके खिलाफ खुदा न खास्ता ताकत इस्तेमाल करनी है। मसलन मैं आपको पहली मरतबा बता रहा हूँ कि जब स्वात ऑपरेशन शुरू हो रहा था, जनरल कियानी साहब ने हमें 8-10 जर्नलिस्ट ने हमें मुशावरत के लिए बुलाया था। रहीमुल्लाह साहब थे, हारून रशीद साहब थे। उसमें मैंने ये तजवीज़ दी कि जी हम पैरा मिलिट्री फोर्सेस का एक कोर बना दे और ये जो जिहादी तंजीमें हैं इन लोगों को उसमें एकोमोडेट कर रहे। देखिए, एक इस पहलू को अब उन लोगों का कि कुछ लोगों को आपने इस काम पे मजबूर किया है, उन्होंने अपना कैरियर छोड़ा है। कोई डॉक्टर बन सकता था, कोई इंजीनियर बन सकता था, अभी आप फिर एकदम आप उनसे कह दें, राइट, तो वो कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी। अच्छा, अब शुक्र है मसलन माजी में ये जिससे हमने डॉन लीक निकाला, ये अभी इनकी हुकूमत में पहली मरतबा नहीं हुआ है। उस मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में, नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि भाई चीन भी हमें ये कह रहा है। बट सफी साहब, इस पे दो राय है। दिस इज वन वर्जन, दिस इज अनदर वर्जन आल्सो ऑफ द सेम थिंग। वो जो क्या है, एक तो रिजेक्ट कर दिया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस ने वहां पे भी, लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि जो स्टोरी का मतलब था तो ये जो रिजेक्ट हुई, अब क्या वही दोबारा होने जा रहा है? उसमें ठीक ठाक दोनों की कंसल्टेशन हुई। ये भी तय हुआ कि कल से हमारे DGISI मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे अपने, उनके साथ वो क्या होगा, यही चीज़ थी जो अब ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ के साथ एक दूसरा तनाव चल रहा था, अगले दिन हमने एक झूठा ड्रामा बना के, यानी ये जो डॉन लीक्स का था ये सारा झूठा ड्रामा था। मैं आज भी ये किसने बनाया झूठा ड्रामा? जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ स्कोर सेटल करना था। यू आर सेइंग कि खबर गलत थी? खबर में तो ये था कि मिलिट्री करना नहीं चाहती एक्शन। नहीं, कोई नहीं था। खबर में तो यही बात, खबर भी गलत थी, सिविल गवर्नमेंट करना चाहती है, खबर भी गलत करना चाहती है, ये गलत खबर भी गलत थी। अगर मेरे इसको कोई चैलेंज करता है, अब वो हुकूमत इनके पास है, राइट, वो उस मिनट्स जो उस वक्त के सेक्रेटरी ने और उन्होंने लिख के हो गए ना, वो मिनट्स ला के रख दे, राइट। तो ये अब शुक्र है कि जिन लोगों ने उस बुनियाद पे उनको गद्दार कहा था, आज वो शख्स वजीर दाखिला है जो कल तक उनकी वीडियोस आती थी और लश्कर तैयबा वालों से कहते थे कि मैं आपको जो है बचाऊंगा, आप फिक्र ना करें हम उसका। बहरहाल ये जो मैं कहता हूँ ना कि चलो शुक्र है कि हुकूमत हकीकत पसंद बन गई। तो पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, इन लोगों का तो पहले से ये मौक़िफ़ है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी सिंसिरिटी के साथ अब ये चाहती है कि इससे जान छुड़ाई जाए। तो अब उजलत में या हैज़र्ड में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सबको मिलके उसके लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और फिर पुलिस, सिविलियन क़यादत, फौज, सारे इदारों को उस डायरेक्शन वो कह रहे हैं हमने जनवरी में बना ली है ये स्ट्रेटजी, लेकिन बात ये कि इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं। लेकिन डॉन लीक्स का बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, उसके ऊपर ये सवाल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी देखा होगा हर तरफ भी, कि ये वही फैसले हैं जो नवाज शरीफ साहब करना चाहते थे। देखिए, आप लोगों ने क्या फर्क करना है? पहले बात तो मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ फेजेस में काम शुरू हो चुका था। नवाज शरीफ साहब 99 के बाद से मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा था 2002 में ये हुआ, फिर 2014 में ये हुआ, APS नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ था, और उसके बाद एक सारा मामला हुआ था। फर्क क्या है, क्यों नवाज शरीफ नहीं कर सके, क्यों इमरान खान कर पा रहे हैं? फ़र्क ये था कि नवाज शरीफ साहब का, एक तो देखें पाकिस्तान में ये एक तो जो सिस्टम है ना हमारा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस सिस्टम में सबसे पहले तो अगर आप अभी जिस तरह से जो जुडिशरी, फौज और आपकी कैबिनेट, इन तीनों का आपस में एक लाइजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, चारों चीफ मिनिस्टर्स का लाइजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो आपकी पुलिस है, उनका एक आपस का कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बगैर कोई ये सिस्टम चल नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो नवाज शरीफ हमेशा करते हैं, चाहे जहांगीर करामत हों, चाहे वहीद काकड़ हों, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हों, चाहे जनरल बाजवा हों, चाहे जनरल राहील शरीफ हों, एक आदमी के साथ भी नवाज शरीफ की नहीं बनी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो मॉडल था वो ये था कि ये सारे ख़त्म हो जाए
और मैं अकबर बादशाह बन जाऊं, लिहाजा उनके झगड़े हो जाते थे। उसके बाद इस सिस्टम में ये जब आपकी आपस में ट्रस्ट लेवल ना हो तो ये सिस्टम नहीं चलते। अब नवाज शरीफ साहब के साथ जो मोदी का प्रॉब्लम क्या था, नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, काबुल से आ रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं अपने पहले मिलिट्री सेक्रेटरी को कि आप भी वहाँ पे नहीं आएंगे, कोई सिक्योरिटी को जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी बंदा कोई नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बंदा भी नहीं होगा, मैं और मोदी साहब बैठ के तय कर देंगे कि पाकिस्तान का क्या करना है, हमने क्या नहीं होना। नहीं हो सकता। आज इमरान खान भी यही फैसला करें कि ना मैंने जनरल बाजवा को, ना मैंने अपना ISI को, ना मैंने जुडिशरी को, ना मैंने कैबिनेट को, ना मैंने पार्लियामान को, कुछ भी मैं इनको नहीं समझता और मैं ही सब कुछ करूंगा, नहीं कर सकेंगे। So The difference is in approach. So it was civil military divide at that time. लेकिन काम हुई था। Approach में difference। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मामला आप लोगों से ऑपोजिशन में थे, अब गवर्नमेंट में आपको अंदाजा हो रहा हो कि शायद अप्रोच फर्क थी लेकिन सोच सही थी नवाज शरीफ की किसी मामले में? देखो ये सोच तो जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम जो सोच है कि हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द वर्ल्ड के मेंबर हैं। राइट। ये तो नहीं हो सकता कि हमने अलग ही अपनी 2.5 इंच की मस्जिद अलग नहीं बनानी है, तो दुनिया के साथ ही चलना होता है। ये तो नहीं कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है आप एक तरफ खड़े हैं। ये हो रहा था हमारी जो पॉलिसीज के नतीजे में पूरी दुनिया इधर है, हम अपना घोड़ा दौड़े जा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको समझना है। कोई भी सेन अभी भी अगर आप देखें कि ये सारी जो मामला हुआ है इसमें जो भी है, इसमें बिलावल भुट्टो कहाँ खड़े हैं, इसमें शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं, इसमें इमरान खान कहाँ खड़े हैं, इसमें बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप किधर खड़ी है, इकट्ठे खड़े हैं ना। सो इसलिए ये तो एक बड़ी पॉलिसीज हैं, उनमें कोई बहुत ही बेवकूफ हो जो कि मेन स्ट्रीम में ही नहीं है, वो ही अपना को अलहदा करेगा ना, वरना तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जिक्र हुआ है, उनकी बीमारी के हवाले से फिर खबरें चलना शुरू हो गई हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि नवाज शरीफ का इलाज ना करना जुर्म है, एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम ज़रफी है। ECL में नाम होने के बावजूद वुज़रा बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं। मेडिकल बोर्ड्स की राय न मानना हुकूमत की बदनीयती और अखलाकी पस्ती को जाहिर करना है। सो साफी साहब, आई कम टू यू आल्सो, व्हाट डू यू थिंक कि ये सही कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के उससे पहले जो वो पहला वाला मामला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसमें मैं किसी हद तक फवाद चौधरी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि नवाज शरीफ साहब का वो मसला था कि कभी भी उनके मिलिट्री के साथ डीलिंग सही नहीं रही और उसकी वजह से हर मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनके प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ये वो मसला है कि जिसके लिए बहरहाल सिविल मिलिट्री का एक पेज पे होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें, ये मैं तो ये कहता हूँ और ये एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा मुशाहिदा रहा है कि आप जितनी भी नॉन स्टेट एक्टर्स उनको क्रिएट करते हैं वो अच्छे हों। एक तो गुड मिलिटेंट के बैड मिलिटेंट बनने में 1 मिनट लगता है, ठीक, और अल्टीमेटली जिस तरह भी गुड हो तो वो अगर उन अनासर का आप इलाज नहीं निकालते तो वो उस स्टेट के लिए ज़रूर मुसीबत बन जाता है। ठीक है। और मैं फिर ये भी कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मिलिट्री के वो मसले आ जाते थे, मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये आ जाते थे। इसलिए इस मसले को हल करने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। राइट। देखिए मुस्लिम लीग नून पहले से वो चाहती है कि इस मसले का हल निकालना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो अरसे से इसके लिए चीख रही है, ANP भी ये चाहती है, MQM भी ये चाहती है। तो इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाव नहीं है, बल्कि उन पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये उनकी लाई हुई है। ठीक, इसी तरह जुडिशरी और उसके साथ भी, और इस मामले में वो पार्टियां रिजिस्ट नहीं करेंगी। और उन्होंने साबित भी कर दिया अपोजिशन पार्टियों ने कि मसलन मोदी के मामले में उन्होंने, अगर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं कल से काले कर रहा हूँ, नहीं मिल रहे, तो किसी ने उनको गद्दार और ये नहीं कहा, मोदी का यार नहीं कहा। तो एक तो अगर ये लोग करेंगे तो उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। दूसरा, इस हुकूमत के करने पे इस्टेब्लिशमेंट या उसके इदारों का कोई शक भी नहीं होगा, जिस तरह उन पे शक किया जाता था या इनकी तरफ से वो इल्ज़ाम लगाया जाता था। फिर ये बात भी इनकी ठीक है, अगर वक्त एक लिहाज से अगर पहले हो जाता और पहले दिन से इनकी हुकूमत आने के बाद इस पे काम, क्योंकि आज कुछ लोग कहेंगे कि हम इंडिया के दबाव में कर रहे हैं या बाकी उसके दबाव में करेंगे, लेकिन अगर इंडिया का दबाव ना भी हो, तो होता ही रहता है, लेकिन अगर FATF का दबाव ना भी हो,
ये हमारी अपनी डोमेस्टिक भी ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि ख़ुद उन तंजीमों के लिए भी, क्योंकि अगर आज हम इसको ना करें कल कोई इससे बड़ा वो हो जाएगा। अब ये देखें कि ये क्या मसला बन गया है, एक बड़ी नाजुक एक सेकंड, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात किया सलीम साफी साहब ने कि उन तंजीमों के लिए भी बेहतर है कि आप वो ताउन करें हुकूमत के साथ। इसलिए कि अगर वो नहीं करेंगी तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वो कोई उनको बचाने मैं अब यहाँ देखें, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बहुत सारे उनमें ऐसे हैं जिनके साथ हमारी दोस्तियां भी हैं, हमारे जाती ताल्लुक भी, और सालों से हम अपने जाती लेवल पे उनको यही इल्तिजा, पता है मसूद अजहर साहब कहाँ हैं? हम उनको जाती लेवल पे नहीं, मैंने कहा कि कुछ के साथ तो जाती लेवल पे हम उनको इल्तिजा कर रहे हैं, और कुछ ने ये कर भी दिया कि भाई आप मुकम्मल इस चीज़ को छोड़ दें, ये आपके साथ कीमती लोग हैं, इनको आप अगर वेलफेयर के कामों में लगा दे तो मुल्क की बड़ी खिदमत कर सकते हैं। और जिहाद हमेशा एक तरीके से नहीं होता, बाज़ औक़ात वो जिहाद आप दूसरे सेक्टर में, तो उनके साथ हम भी ये कर रहे थे। और इस वक्त उनको चाहिए, क्योंकि वो अगर अपनी उस चीज़ पे इसरार करेंगे ठीक तो फ्यूचर में उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने नेकनियती के साथ ये काम शुरू किया था मुल्क और इस्लाम की खिदमत में, उनकी नेकनियती के बावजूद अब उनकी एक्टिविटीज़ का मुल्क और इस्लाम को नुकसान होगा, इसलिए उनको भी स्टेट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इस पाकिस्तान की खातिर। अगर वो इस मुल्क और दीन की खातिर जान की कुर्बानी के लिए तैयार थे तो क्या अभी अपनी एक अना की या उस चीज़ की क्या कुर्बानी नहीं दे सकते कि स्टेट के साथ कोऑपरेट करें? और इनको भी उन्हें दुश्मन समझ के वो नहीं करना चाहिए, बल्कि मसले का हल निकालना चाहिए उनके साथ अफहाम व तफहीम के साथ। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से बता दें, एक नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, आपने शायद देखा हो, वो कह रहे हो कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहे थे, काफ़ी और लोग भी सोशल मीडिया पे डिमांड कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर और ये कहे कि मैं इलाज के लिए बस मुझे बाहर ही भेजें, और पाकिस्तान के अंदर वो एक अस्पताल भी ऐसा नहीं है। कोई और मुल्क हो फ्रैंकली तो इनके पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए ये मुतालबा करने के ऊपर। हाउ कैन यू से दैट कि पाकिस्तान में मैंने इलाज ही नहीं कराना, मैंने बाहर ही इलाज कराना है। कोई भी ये मुतालबा जो है वो नहीं कर सकता है। और जहाँ तक उनके इलाज का ताल्लुक है, उनको बहुत अच्छी सहूलतें दी जानी चाहिए, उनका इलाज बहुत अच्छा होना चाहिए। हो रहा है जहाँ पे भी उनको जैसे भी नहीं करते, वो कहते हैं कभी किधर भेज देते हैं, कभी किधर भेज देते हैं। उनका देखिए, एक तो खैर उनकी रिपोर्ट्स माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी आई हैं। ये तो पूरे अजीब ही बात है, लोगों की रिपोर्ट्स अच्छे आते हैं, पूरा खानदान शुक्र करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट सीख आई है। यहाँ रिपोर्ट सीख निकले तो खानदान के मुंह लटक जाते हैं कि रिपोर्ट क्यों अच्छी आ गई है। तो अब इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी कहा जा रहा है कि इनसेंसिटिविटी है शायद, क्योंकि इनसेंसिटिविटी ये है कि बंदा दुआएं करे कि रिपोर्टें खराब आए, या इनसेंसिटिविटी ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। So you are saying कि पॉलिटिक्स हो रही है उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर? जाहिर है उनकी रिपोर्ट के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। और देखिए, बात यू आर लॉयर आल्सो, तो आपको लीगली भी पता होगा। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये सारे पॉइंट्स बड़ी तफसील से डिस्कस भी हुए हैं। और दूसरे, जहाँ तक अगर वो समझते हैं जेल में नहीं रहना चाहते तो प्ली बार्गेन उसके नैब लॉ के अंदर है। ये हमने पहले भी कहा, ये जो खबरें भी आ रही हैं कि पैसे मांग रहे हैं उनसे। प्ली नहीं मांग कौन रहा है? ही शुड ऑफर प्ली बार्गेन। हाउ मच? और जितना उनका केस का बनता है। How much do you think? I think overall को 300 बिलियन का है उनका केस, $3 बिलियन होने चाहिए, उसको ऑफर करें। $300 बिलियन अगर वो ऑफर करें, $300 बिलियन नहीं, $300 बिलियन रुपीस। $300 बिलियन पे आप उनको जाने देंगे? नहीं, हम तो फैसला नहीं करते ना, ये तो कोर्ट या नैब करती है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि नैब के लॉ में ये प्रोविजन है। 300 बिलियन रुपीस पे चले जाएंगे नवाज ये केस उतना का है, बाकी केस मुझे नहीं पता। इसी तरह की बातें करके ये अपनी वजारत को खतरे में डाल देते हैं ना। वजारत तो कैसे खतरा है इस बात? बस ये होता है ना पाकिस्तान में। अब ये इन लोगों का देखें, मामला ये है, ये बात इनकी ठीक है फवाद चौधरी साहब की, कि लीडरशिप को इन हवालों से कुछ कैरेक्टर का भी मुजाहरा करना पड़ता है। और ये एक अफसोसनाक बात है कि इतने अरसे हुक्मरानी करने के बावजूद आपने न पाकिस्तान के तालीमी इदारे ऐसे बनाए हैं कि उसमें आपके अपने बच्चे पढ़ सकें, न आपने हॉस्पिटल ऐसे बनाए हैं। सबसे बड़ी इजाजत है, यूके में मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टेट स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़े थे। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ पॉलिटिशियन पे इसका इतलाक नहीं होना चाहिए ना।
सबको होना चाहिए। दूसरे उसके भी कि भाई वो लोग रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाते हैं और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और उनका इलाज कहाँ होता है। ठीक, पढ़ लेते हैं, सीएमएच में इलाज हो जाता है और वहाँ पे जो असल बच्चे में पीएच में और पढ़े होते हैं। एक तो ये चीज है ना कि एपीएस में ही पढ़े होते हैं सर मोस्टली उनके बच्चे कि नहीं, उसके बाद जो है ना फिर कहाँ कहाँ रहते हैं इस वक्त, अगर वो पूरा निकाल दिया जाए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि पाकिस्तान में ये कानून बनना चाहिए कि किसी पॉलिटिशियन जो खुसूसन MNA, जजेस, जर्नल, आला ब्यूरोक्रेट, इवन उसमें एक ख़ास लेवल से बड़े आजकल हमारे मीडिया पर्सन को भी वो शामिल कर लें। ठीक है कि भाई ना उनकी औलाद को बाहर रहना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं छोड़े ये पेशे, ठीक है, अपने जिधर इलाज करना चाहते हैं, जिधर वो करना चाहते हैं। लेकिन तो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने नहीं देना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए बीमारी और ये चीज़ें ऐसी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, एटलीस्ट इलाज हुकूमत को उनकी फैमिली और ख़ुद नवाज शरीफ साहब के इत्मीनान के मुताबिक उनको इलाज की सहूलत कहते हैं भेज देते पाकिस्तान में। शौकत खाना हाँ ठीक है, जिस डॉक्टर से वो करवाना चाहते हैं, जहाँ वो करवाना चाहते हैं तो वो करना। क्योंकि देखें, एक तो खुदा न खास्ता देखें बहुत सारे लोगों ने, हमने रिसेंटली देखा कि मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा के बीमारी का भी मजाक उड़ा। ठीक है, ठीक है। अब बीमारी का मजाक तो किसी का भी नहीं उड़ाना चाहिए, बीमार हो सकता है कोई, आपकी जमात के लोगों ने उड़ाया था। और फिर देखे ये जख्म फिर मुंतमिल नहीं हो सकते। उसमें कुछ मीडिया वालों ने भी उड़ाया था। हाँ, मीडिया वालों ने ये अब देखे आज तक ये कौम भुट्टो साहब की फांसी के जख्म उसको हमें वो कर रही है। ठीक, इसी तरह अगर कल खुदा न खास्ता एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब पहले से बीमार रहे हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी